सन 2013 की बात है। दिल्ली के टीकरी खुर्द में रहने वाली रफीका बेगम को उनका पड़ोसी इमरान मदद मांगने आया। इमरान बोला, बेगम साहिबा, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए पैसों की दरकार है, आप मुझे 80,000 रुपये उधार दे दो, मैं अप्रैल तक लौटा दूंगा। बेगम ने भरोसा करके 80,000 रुपये कैश दे दिए। शर्त यह थी कि 2% महीना ब्याज लगेगा। इमरान ने भरोसा दिलाने के लिए एक चेक भी दे दिया, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से उलझने लगी। अप्रैल गुजर गया लेकिन पैसा वापस नहीं आया। बेगम ने जून 2013 में जाकर कहा, भाई अब तो पैसे लौटा दो। इमरान ने गुस्से में कहा, पहले चेक वापस करो तब पैसे मिलेंगे, और फिर उसने चेक वहीं फाड़ दिया। मामला इतना बिगड़ा कि 100 नंबर पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने बीच बचाव कराया और एक लिखित इकरारनामा तैयार कराया। उसमें दर्ज था कि 80,000 रुपये का विवाद है जिसे सुलझाया जाएगा। इमरान ने भी कुछ किस्तों में पैसे दे दिए, जैसे कि 1 अगस्त 2013 को 5,000 रुपये, 6 अगस्त 2013 को 20,000 रुपये और 29 अक्टूबर 2013 को 10,000 रुपये। उसके बाद 15 नवंबर 2013 को 15,000 रुपये, यानी कुल मिला के 50,000 रुपये लौटाए गए और अब बच गए 30,000 रुपये। 2015 में जब बार बार मांगने पर भी 30,000 रुपये नहीं मिले तो रफीका बेगम ने लीगल नोटिस भेजा। आखिरकार बेगम ने 2016 में सिविल सूट दायर किया, जिसे रिकवरी सूट अंडर CPC बोलते हैं। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ, लोन दिया गया था, इकरारनामा भी है और 50,000 की पेमेंट भी एडमिट कर ली गई है। इसलिए कोर्ट ने इमरान को आदेश दिया कि वह बाकी के 30,000 रुपये प्लस 9% सालाना ब्याज चुकाए। बेगम खुश, इमरान निराश, लेकिन खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इमरान ने आगे कोर्ट में अपील की कि यह फैसला गलत है। उसने दलीलें दी। नंबर 1, बेगम सिर्फ गृहिणी थी, यानी सिर्फ घर में रहती थी, उसका कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो वो 80,000 रुपये कैसे दे सकती थी। दूसरा, इकरारनामा जो कि 2 जून 2013 का था, उसमें लोन शब्द नहीं लिखा था, सिर्फ विवाद लिखा हुआ था। तीसरा, 1/8/2013 को जो नया सेटलमेंट हुआ, जिसको कि PW1D में एग्जिबिट किया गया था, तो उसमें साफ लिखा था कि 50,000 रुपये देकर मामला खत्म। दोस्तों ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण बात थी। तो ये और इसी से इस क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन इसमें अप्लाई होती है। इस कोर्ट में जज ने कहा कि कानून कहता है कि अगर आप कोर्ट में आते हैं तो आपको पूरे सच के साथ आना होगा, कोई भी महत्वपूर्ण बात छुपाना आपके खिलाफ जा सकता है। इस सिद्धांत को ही क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन कहते हैं। जज ने देखा कि बेगम ने अपने मुकदमे में 1/8/2013 के जो सेटलमेंट था उसको छुपा लिया था, यानी उसको नहीं बताया था, जबकि हकीकत यह थी कि 80,000 रुपये का झगड़ा 50,000 रुपये पर खत्म कर दिया गया था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब इमरान 30,000 रुपये की कोई कानूनी जिम्मेदारी इमरान पर नहीं बनती। इस केस में जज ने जो सिद्धांत अपनाया वो पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया जा चुका है। पहला तो SP चेंगलवरिया नायडू वर्सेस जगन्नाथ 1994 कि अगर कोई पार्टी धोखे या तथ्य छुपाकर कोर्ट में आए तो उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2010 का, जिसमें क्लीन हैंड्स वाली पार्टी ही कोर्ट से राहत पा सकती है, ये हेल्ड किया गया था। इस केस में कई लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व थे, जैसे कि ऑर्डर 41 CPC, जिसके अंतर्गत अपील कैसे की जा सकती है, उसका कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 एंड 25, जिसमें वैध कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन और एग्रीमेंट, इनकी व्याख्या की गई है। तीसरा, एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 101 से लेके 103 तक, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, और इस केस में बेगम पर यह साबित करना था कि भाई वाकई 30,000 रुपये बाकी हैं। अब यह कि जो रफीका बेगम है वो क्यों हारी। पहला तो यही कि जो 1/8/2013 का सेटलमेंट था वो उन्होंने छुपा लिया, केस को सिर्फ आधा सच बताकर पेश किया और कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि 30,000 रुपये वाकई बाकी हैं। अगर वो जीतना चाहती तो वो अगर सेटलमेंट को सच सच रखती और बताती कि 50,000 दिया गया पर बाकी 30,000 पर क्लियर एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कोर्ट सोच सकता था कि अभी भी पैसे बाकी हैं। वो गवाह को पेश कर सकती थी, खासकर पुलिस स्टेशन का अधिकारी जिसने इकरारनामा लिखा, और अगर चेक की कॉपी बचा ली थी तो मामला और भी मजबूत हो सकता था। तो अब इसमें दोस्तों इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये कि जब भी पैसा उधार दें, लिखित सबूत और गवाह जरूरी हैं, और कोर्ट में सच हमेशा पूरा बताइए, आधा सच भी झूठ जैसा होता है। तीसरा ये कि सेटलमेंट अगर हो जाए तो आगे मुकदमे में जीतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये सोच के जाएं कि फिर उसमें हम केस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक रियल कोर्ट केस के साथ। तब तक याद रखिए, कानून की जो कहानियां हैं वो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे आसपास भी लिखी जाती हैं। धन्यवाद।